हेलो एवरीवन, आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको लिंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पर सिंपली सेतु पॉलिटिकल क्लासेस सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, Who criticized Bentham's utilitarianism? हिंदी में किसने बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना की थी? ए जेम्स मिल, बी जॉन रॉल्स, सी लेनिन या डी बार्कर। बताइए कि बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना किसने की थी? ए बी सी डी में से आपको बताना है। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स आप लिखा करिए ताकि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बेंथम का उपयोगितावाद अगर आपको पता होगा तब आप उसकी एटलीस्ट आलोचना बता पाएंगे किसने किया था। पहले तो आपके लिए जानना जरूरी है कि बेंथम का उपयोगितावाद था क्या, पर इस क्वेश्चन में वो आपसे उसकी आलोचना पूछ रहा है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जॉन रॉल्स ने बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना की थी। उपयोगितावाद क्या कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये उपयोगितावाद की सबसे मेन थीम थी। इसी पर वो आधारित था कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस दी जाए। लेकिन रॉल्स ने इसको क्रिटिसाइज क्यों किया? क्योंकि रॉल्स ने कहा कि ये प्रत्येक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है, बल्कि ये अधिकतम व्यक्ति के सुख पर बल देता है। चाहिए कि एवरी पर्सन की हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि अधिकतम व्यक्ति खुश है तो वो अच्छी बात है, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति पर सेंटर करना होगा। हर व्यक्ति सुख प्राप्त कर सके, इस बात का ध्यान देना होगा। लेकिन बेंथम ने कहा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की बात वहां पर नहीं की थी। इस वजह से जॉन रॉल्स ने उनको क्रिटिसाइज किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, हुज अल्टीमेट गोल वॉज द फ्रीडम ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस? संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता किसका अंतिम लक्ष्य था? ए माओ जेडोंग, बी फ्रेंच फैनॉन, सी हीगल, डी बेंथम। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इनमें से किस थिंकर ने संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता की बात की थी? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फ्रेंच फैनॉन ने मानव जाति की, संपूर्ण मानव जाति की फ्रीडम की बात की थी और इन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम लक्ष्य होगा। अब इन्होंने ऐसा कहा क्यों था? देखिए, ये कोलोनिज्म के अगेंस्ट में थे, उपनिवेशवाद के ये विरोधी थे। इन्होंने विदेशी शासन का बहुत विरोध किया था क्योंकि इनका मानना था कि जो ये उपनिवेशवाद के लोग हैं ये यहाँ आकर के अपने आर्थिक स्वार्थ से काम करते हैं। और तो और जो वाइट स्किन लोग हैं वो अपनी एजुकेशन, संस्कृति, अपने कानून को थोपते हैं ब्लैक स्किन पीपल के ऊपर। इसी वजह से इन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम लक्ष्य है कि संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम था ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, जो 1952 में पब्लिश हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु सेड ऑन विमेन्स फ्रीडम दैट हाफ द स्काई हैज बीन लिफ्टेड बाय विमेन? महिला स्वतंत्रता पर किसने कहा कि आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा है? ए लेनिन ने, बी मार्क्स ने, सी माओ जेडोंग ने या डी हीगल ने। अब बताइए कि ये स्टेटमेंट किसका है? बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये कि आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा है। किसका है ये आपको यहां पर बताना है।
A, B, C, D। आपको 4 थिंकर मेंशन है। अब आप बताइए कि ये स्टेटमेंट किसका है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। माओ जेडोंग का ये स्टेटमेंट है। ये विमेंस की फ्रीडम के बहुत बड़े सपोर्टर थे और उसी पर तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हाफ द स्काई हैज़ बीन लिफ्टेड बाय वुमेन। इसका मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा एक आधा जो फील्ड वर्क है, जो आधा क्षेत्र के काम होते हैं, वो महिलाएं देख रही हैं और वो हर प्रोफेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। सारे वर्क्स को वो हाफ डील कर रही हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि जो जितने सारे काम है, यहाँ पे उस वर्क से तुलना की गई है, आसमान से तुलना वर्क की गई है कि आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा है। माओ जेडोंग का ये स्टेटमेंट था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, Which of Gramsci's works was published after his death? ग्रामसी की कौन सी रचना उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई? आपको 4 रचनाएं मेंशन है। आपको बताना है कि ग्रामसी की मृत्यु के बाद इनमें से कौन सी रचना है जो पब्लिश हुई थी। लेटर फ्रॉम प्रिजन, द सदर्न प्रिजन, द प्रिजन नोटबुक, प्रिजन एंड रेवोल्यूशन। बताइए कि कौन सी रचना इनमें से ग्रामसी जी की है जो कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। A, B, C, D में से करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रामसी आपके सिलेबस में है और इम्पॉर्टेंट है, न्यूली एडेड है, इसलिए इन पे क्वेश्चन पिछली जब लगातार से आप पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको इनके भी थॉट्स पढ़ना, इनकी बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। द प्रिजन नोटबुक जो एंटोनियो ग्रामसी की सबसे ज़्यादा फेमस बुक है, ये बुक इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। इसमें ये सीरीज ऑफ एसेज है, ये पूरा एसे का कलेक्शन है। ये एक बुक जैसे ग्रामसी ने लिखा था 1929 से 1935 के बीच में, 1929 से 1935 के बीच में ग्रामसी ने इस बुक की रचना की थी, लेकिन ये पब्लिश हुई थी उनकी डेथ के बाद 1971 में, 1971 में कहीं जाकर ये बुक पब्लिश की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्लेटो फाउंडेड द एकेडमी इन 315 BC। प्लेटो ने 315 ईसा पूर्व में अकादमी की स्थापना की थी। सेकेंड स्टेटमेंट है एरिस्टोटल फाउंडेड द लाइशियम इन 335 BC। अरस्तु ने 335 ईसा पूर्व में लिशियम की स्थापना की थी। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्लेटो की एकेडमी इनका भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था ये, और एरिस्टोटल का लाइशियम ये एरिस्टोटल का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। और आपको ईयर मेंशन है कि किस ईयर में ये एस्टैब्लिश की गई थी। अब आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल फर्स्ट सही है या केवल सेकेंड सही है या फिर दोनों ही स्टेटमेंट सही है या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। बताइए। एक एक स्टेटमेंट आप देखेंगे तब आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट हम फर्स्ट देखते हैं। प्लेटो फाउंडेड द एकेडमी इन 315 BC। ये बात तो इसमें सही है कि अकादमी की स्थापना प्लेटो जी ने ही की थी, पर कब की थी? 315 में नहीं की थी, 387 BC में। 387 BC में प्लेटो ने अकेडमी फाउंड की थी। सेकेंड स्टेटमेंट है कि अरस्तु ने 335 ईसा पूर्व में लिशियम की स्थापना की थी। अरस्तु का भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था लाइशियम, और ये एथेंस में इसकी स्थापना अरस्तु ने की थी, 335 BC में ही की थी। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक बात आप और जान लीजिए कि जो प्लेटो की अकादमी थी,
इसमें एरिस्टोटल जी ने खुद 20 साल रहकर पढ़ाई की थी। बाद में इन्होंने अपनी इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम इन्होंने लाइसम रखा, जिसमें मैथ्स वगैरह की पढ़ाई होती थी। और ये जो लाइसम नाम है ये एक ग्रीक गॉड के नाम पर अरस्तु ने रखा था। और अरस्तु के प्यूपल कौन थे, किसको वो उन्होंने पढ़ाया था? उन्होंने अलेक्जेंडर को। शुरुआती समय में उनकी, जब वो यंग थे, उस समय उनको एजुकेशन एरिस्टोटल ने ही प्रोवाइड की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन में आपको बुक्स दी हुई हैं और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और ये सारी बुक्स हन्ना आरेंट ने लिखी हैं। अब आप बताइए कि किस ईयर में कौन सी बुक पब्लिश हुई थी। इस तरह आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। द ह्यूमन कंडीशन, ऑन वायलेंस, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटरिज्म, ऑन रिवोल्यूशन। बताइए, ईयर वाइज भी बुक एग्जाम में लगाने के लिए बहुत आती हैं, इसलिए आप इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। पता नहीं किस राइटर की कौन सी बुक आ जाए और उसका ईयर आ जाए, इसलिए आप ईयर वाइज बुक्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब इसको आप ईयर वाइज लगाइए। जो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं द ह्यूमन कंडीशन। ये बुक 1958 में पब्लिश हुई थी। सेकेंड है ऑन वायलेंस, ये 1970 में हुई थी। जिसने भी वेस्टर्न थिंकर वाला बुक वाला वीडियो देखा होगा वो इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। थर्ड बुक क्या है, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटरिज्म। ये बुक 1951 में हन्ना आरेंट की पब्लिश हुई थी। लास्ट है ऑन रिवोल्यूशन, ये इम्पॉर्टेंट बुक है, 1963 में ये बुक पब्लिश हुई थी। अब ईयर वाइज लगाइए। सबसे पहले कौन सी बुक है, 1951 द ओरिजिन ऑफ टोटलिटरिज्म, यानी थर्ड सबसे पहले होगा। उसके बाद कौन सी बुक है, द ह्यूमन कंडीशन 1958 में, यानी कि थर्ड और फर्स्ट। उसके बाद कौन सी बुक है, ऑन रिवोल्यूशन 1963 में, यानी कि थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, और लास्ट में है ऑन वायलेंस। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है 1970 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड। जिसने भी ऑप्शन सी लगाया होगा उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हन्ना आरेंट अपनी बुक्स में मोस्टली पॉलिटिक्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अथॉरिटी और टोटलिटरिज्म पर ही वो लिखती थी। ये उनका फेवरेट टॉपिक्स थे और इन्हीं सब के बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, व्हेन वाज जॉन रॉल्स मिस्टिक्स फेयरनेस अ रीस्टेटमेंट पब्लिश्ड। कब जॉन रॉल्स मिस्टिक फेयरनेस अ स्टेटमेंट प्रकाशित हुई थी। ए 1949 में, बी 1950 में, सी 1948 में, या डी 1957 में। बताइए कि जॉन रॉल्स की ये बुक किस साल पब्लिश हुई थी। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए कि जॉन रॉल्स की जस्टिस एज फेयरनेस अ रीस्टेटमेंट कब पब्लिश हुई थी। 4 ईयर आपको मेंशन है, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जॉन रॉल्स की बहुत फेमस बुक है, जस्टिस एज फेयरनेस अ रीस्टेटमेंट। ये किस ईयर में पब्लिश हुई थी। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 2001 में जॉन रॉल्स की जस्टिस एज फेयरनेस बुक पब्लिश हुई थी। इस बुक में जॉन रॉल्स ने बताया कि हमें एक जस्ट अरेंजमेंट बनाने की ज़रूरत है। पॉलिटिकली, सोशली, हर जगह हमें एक जस्ट सिस्टम बनाना होगा, न्यायपूर्ण एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसमें कि ऐसा ना हो कि कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए ही हम कुछ अधिकार उनको दे दें। ऐसा नहीं है, वहाँ पर इक्वली हम सबको समानता देंगे और सबका आदर होगा और न्याय सबको एक समान मिलेगा। यही बात जॉन रॉल्स ने अपनी इस बुक जस्टिस एज फेयरनेस में लिखी थी, जो कि 2001 में पब्लिश हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू
which the root cause of totalitarianism is the person himself. किसके अनुसार सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति का मूल कारण व्यक्ति स्वयं है? ए मार्क्स, बी हीगल, सी फ्रेंच फैनॉन, डी माओ जेडोंग। बताइए कि ये विचार किसका था कि सर्वाधिकार की जो उत्पत्ति है उसका मूल कारण व्यक्ति स्वयं है? ए, बी, सी, डी में से बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच फैनॉन ने ही ये बात कही थी। क्यों? इन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को देखकर ये बात कही थी कि कैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद जर्मनी में एक अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई और लोगों ने आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए उन्होंने हिटलर जैसे सर्वाधिकार का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। उन्होंने हिटलर की जो लीडरशिप थी उसको एक्सेप्ट कर लिया जस्ट बिकॉज कि उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसका तो मूल कारण व्यक्ति स्वयं होता है और अगर एक ह्यूमन, एक इंसान चाहे तो वो अपनी कलेक्टिव पावर्स का सामूहिक प्रयोग करके और जो उसके पास जो उसको फ्रीडम मिली हुई है उनको वो बनाए रख सकता है, तब अगर वो सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करे। अगर वो ऐसा करता है, वो हर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, अपनी फ्रीडम को बरकरार रखने में सक्सेसफुल रहता है, तो वह कभी फ्यूचर में भी सर्वाधिकारवाद में नहीं आएगा। इन्होंने व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग ये बात कही थी कि इसके पीछे व्यक्ति स्वयं ही कारण होता है, लेकिन अगर उसको इससे बाहर निकलना है तो उसे अपनी कलेक्टिव पावर का इस्तेमाल करना होगा, अपनी फ्रीडम को बनाए रखने के लिए जो भी सार्वजनिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें सक्रिय भागीदारी दिखानी पड़ेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, हु डज नॉट एग्री विथ लेनिन्स रेवोल्यूशनरी आइडियाज? लेनिन के क्रांति संबंधी विचारों से कौन सहमत नहीं है? ए जेपी नारायण, बी मार्क्स, सी नरेंद्र देव, डी एम एन रॉय। बताइए कि लेनिन के जो क्रांति संबंधी विचार थे उनको क्रिटिसाइज किसने किया था? ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन के क्रांति पर विचार क्या थे? अगर आपको उनके विचार क्रांति पर पता होंगे तब तो आप ये बता पाएंगे कि उसको क्रिटिसाइज किसने किया था, कौन उससे सहमत नहीं था। लेनिन के क्रांति पर क्या विचार थे? लेनिन का ये मानना था कि अगर भारत में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है तो उसके लिए सर्वहारा वर्ग को बुर्जुआ वर्ग का सहयोग करना चाहिए और क्रांति का नेतृत्व सर्वहारा वर्ग ही करे, पर उसको जो बुर्जुआ क्लास के लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग एक तरह से उनको हम कह सकते हैं, उनको सहयोग करना चाहिए, पर भले ही लीडरशिप वो सर्वहारा वर्ग ही करे। अब इस बात को आपको बताना है कि क्रिटिसाइज किसने किया था, जेपी नारायण ने या कार्ल मार्क्स ने या नरेंद्र देव ने या फिर एम एन रॉय ने? इसको क्रिटिसाइज किया था एम एन रॉय ने। मानवेंद्र नाथ रॉय ने लेनिन की इस थॉट को की आलोचना की थी, एक तरह से उससे वो सहमत नहीं थे। इन्होंने कहा कि भारत में सर्वहारा वर्ग का पर्याप्त डेवलपमेंट हो चुका है, वो विकसित हो चुके हैं और वो स्वयं में क्रांति करने के लिए सक्षम है, उनको बुर्जुआ क्लास को सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है, उनको वो सेल्फ एबल हो चुके हैं, वो पूरा का पूरा उनका जो एक वर्ग है वो डेवलप हो चुका है और वो खुद रिवोल्यूशन करने में सक्षम है। ये दोनों, एक लेनिन के विचार अलग दिखा रहा है और एक एम एन रॉय। लेनिन का जो क्रिटिसाइज किया एम एन रॉय ने, तो अपनी उन्होंने एम एन रॉय ने ये बात रखी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ हर्बर्ट मार्क्यूज बुक? हर्बर्ट मार्क्यूज की पुस्तक का पूरा नाम क्या है? ए, बी, सी, डी। आपको 4 बुक के नेम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि पूरा नाम क्या है हर्बर्ट मार्क्यूज की। 1 डायमेंशनल मैन स्टडीज इन आइडियोलॉजीज ऑफ डेवलपिंग स्टेट, या फिर 1 डायमेंशनल मैन स्टडीज ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट, या 1 डायमेंशनल मैन स्टडीज इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। 1 डायमेंशनल मैन अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इजीली आंसर कर देंगे कि हर्बर्ट मार्क्यूज की बुक है, पर यहाँ पर आपसे वो ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि उस बुक का पूरा नाम क्या है।
ABCD में से बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। वन डायमेंशनल मैन स्टडीज इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये पूरा हर्बर्ट मार्क्यूज की वन डायमेंशनल बुक का नाम है। ये किस ईयर में पब्लिश हुई थी? 1964 में। और ये इस बुक का सब्जेक्ट क्या था, किससे ये डील करती है? ये मेनली कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, पूंजीवाद और लोकतंत्र पर इस किताब में हर्बर्ट मार्क्यूज ने लिखा है। हर्बर्ट मार्क्यूज की और दो इम्पॉर्टेंट बुक हैं, एक है काउंटर रेवोल्यूशन एंड रिवॉल्ट और दूसरी है एन एसे ऑन लिबरेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है द टर्म anarchism has been derived from the word anarchia which is basically a। शब्द अराजकतावाद अनार्किया से लिया गया है जो मूल रूप से एक है। ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है या फ्रेंच वर्ड है या फिर नन ऑफ दी है। बताना है इसमें आपको कि कौन से शब्द से इसका ओरिजिन हुआ है, मूल रूप से ये कहाँ से आया है शब्द। ABCD में से बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। एनार्चिया शब्द कहाँ से लिया गया है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लैटिन वर्ड से लिया गया है। एनार्ची का मतलब क्या होता है? एनार्ची का मतलब है एक स्टेट जो फ्रीली कंस्टिट्यूट हो बिना किसी गवर्निंग बॉडी के। कोई वहाँ पर सेट ऑफ ग्रुप के पीपल हो, वही पूरी सोसाइटी के ऊपर रूल करें, पूरे समाज पर कुछ एक ग्रुप हो लोगों का और वही रूल करे, वहाँ एक प्रॉपर गवर्निंग बॉडी ना हो। फर्स्ट टाइम एनार्की शब्द का इस्तेमाल 1539 में किया गया था। और एनार्की शब्द का एक क्लियर मतलब अगर आपको जानना है तो वो होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ कोई सरकार ना हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल गेट इन रिटर्न फॉर सरेंडरिंग देयर फ्रीडम टू एन एब्सोल्यूट मोनार्क अकॉर्डिंग टू रूसो। रूसो के अनुसार लोगों को अपनी स्वतंत्रता एक पूर्ण सम्राट को सौंपने के बदले क्या मिलता है? ए प्रिजर्वेशन संरक्षण, बी सिक्योरिटी सुरक्षा, या डी नथिंग ऑफ एनी वैल्यू शांति। बताइए कि जब लोग अपनी स्वतंत्रता को सम्राट को सौंप देते हैं तो उन्हें बदले में क्या मिलता है? संरक्षण, सुरक्षा, शांति या किसी भी मूल्य का कुछ नहीं। आंसर इसका क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नथिंग ऑफ एनी वैल्यू, किसी भी मूल्य का कुछ नहीं। रूसो ने सामरिक समझौता क्यों करवाया था? इसके पीछे इनका मूल उद्देश्य था फ्रीडम अटेन करना, स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे हो सके। स्वतंत्रता से यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना। यहाँ पर ऐसा कोई फ्रीडम नहीं है कि हम पहले बंद के रह रहे थे अब हम आज़ाद रहेंगे समझौता करने के बाद। ये इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूरी एक कम्युनिटी का कैसे अच्छा हो सके, कैसे उनकी भलाई हो सके और उनके लिए एक अच्छा लोग काम करें, भलाई के लिए काम करें, तो वही स्वतंत्रता होगी। रूसो ने राज्य को असीमित, अविभाज्य व सर्वोच्च शक्तिशाली माना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है हु अटेम्प्टेड टू जस्टिफाई इंग्लिश रेवोल्यूशन ऑफ 1688। 1688 की अंग्रेजी क्रांति को सही ठहराने का प्रयास किसने किया? ए हीगल, बी लॉक, सी रूसो, डी बेंथम। बताइए कि इनमें से किस थिंकर ने इंग्लिश रेवोल्यूशन जो हुआ था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी से कहते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति, इसको सही ठहराने का प्रयास किसने किया था? ABCD में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन लॉक ने इंग्लिश रेवोल्यूशन जो 1688 में हुआ था उसको सही ठहराने का प्रयास किया था। इस क्रांति में हुआ क्या था? यहाँ पर जेम्स सेकेंड जो कि इंग्लैंड के किंग थे उनको गद्दी से हटा दिया गया था, उनके खिलाफ रिवोल्यूशन कर दिया गया था, लोगों ने क्रांति कर दी थी क्योंकि जेम्स सेकेंड बहुत ज़्यादा निरंकुश शासन चला रहे थे।
एक एब्सोल्यूट मोनार्क की तरह वो काम कर रहे थे। वो अपनी शक्ति को सर्वोपरि बनाना चाहते थे, इसीलिए उनके प्रति लोगों ने एक क्रांति कर दी और उन्हें गद्दी से हटा दिया। उसके बाद विलियम थर्ड को वहाँ का राजा बना दिया गया। तो लॉक ने यही कहा था कि अगर राजा कहीं का निरंकुश हो जाए तो वहाँ पर क्रांति करना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस रेवोल्यूशन से खुद इंग्लैंड में बहुत सारे फायदे हुए थे। वहाँ पे जो राजा की पावर थी वो कम हो गई थी, और जो वहाँ पे संसद थी उसकी अधिकार में वृद्धि हो गई थी, और जो वहाँ न्यायालय चल रहे थे वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे। इन सब बातों को देखते हुए लॉक ने कहा कि अंग्रेजी क्रांति बिल्कुल सही थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स फॉर द नेम लेवियाथन? लेवियाथन नाम का मूल स्रोत क्या है? ए हॉब्स लेवियाथन, बी द जॉब, सी जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, डी होमर्स इलियड। इसका पूरा नाम इस बुक का है द बुक ऑफ जॉब। द बुक ऑफ जॉब। बताइए कि लेवियाथा नाम का मूल स्रोत क्या है? हॉब्स की लेवियाथा है, या फिर द बुक ऑफ जॉब है, या जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया ये शब्द है, या फिर होमर्स इलियड से? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द बुक ऑफ जॉब से ही लेवियाथा शब्द लिया गया। इसका मूल स्रोत यही है, क्योंकि इस बुक में भी एक लेवियाथा की बात की गई थी, जो कि एक लार्ज क्रिएचर था, वाटर में रहता था और उसके पास भी बहुत ज़्यादा शक्ति थी। जैसे हॉब्स ने अपने लेवियाथा को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी थी, एक पूरा एब्सोल्यूट मोनार्क बना दिया था उसको, उसी तरह से इस बुक में भी द बुक ऑफ जॉब में भी जो लेवियाथा को देखा जाता है तो वहाँ पर एक लार्ज क्रिएचर था और उसके पास भी बहुत ज़्यादा शक्ति थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है, हु सेड दैट स्टेट इज अ सोर्स ऑफ ऑल राइट्स? किसने कहा कि राज्य सभी अधिकारों का एक स्रोत है? ए टी.एच. ग्रीन ने, बी बेंथम ने, सी लॉक ने, डी चॉम्स्की ने। बताइए कि ये किसका स्टेटमेंट है? स्टेट इज अ सोर्स ऑफ ऑल राइट्स। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस हिल ग्रीन ने ही कहा कि राज्य सभी अधिकारों का स्रोत है। इनका मानना था कि स्टेट प्रोटेक्ट करता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, जिससे कि एक इंडिविजुअल का बेस्ट डेवलपमेंट हो पाता है, उसका विकास हो पाता है। और इनका एक फेमस स्टेटमेंट जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो है, ह्यूमन कंसिस्टेंस पोस्टुलेट्स लिबर्टी, लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स, राइट डिमांड द स्टेट। हिंदी में होगा कि मानव चेतना स्वतंत्रता को नियंत्रित करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है, राज्य अधिकार मांगता है। यह स्टेटमेंट एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है और आने वाले समय में पूछा जा सकता है, इसलिए आप अच्छे से इसे रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए कि ये स्टेटमेंट ग्रीन का ही है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राज्य सभी अधिकारों का एक स्रोत है, ये स्टेटमेंट भी थॉमस हिल ग्रीन का है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है, द पॉजिटिव थियरी ऑफ लिबर्टी वॉज एडवोकेटेड बाय? स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की वकालत की गई। किसने की आपको बताना है? जे.एस. मिल ने, अरिस्टोटल ने, थॉमस हिल ग्रीन ने, या फिर प्लेटो ने। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होगा आपके लिए, क्योंकि इसके पहले भी एक दो बार इस पर चर्चा हो चुकी है प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा है, या अगर आपने लिबर्टी पढ़ा है, या अगर आपने इन चारों थिंकर्स के बारे में पढ़ा है, तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीन ने पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लिबर्टी को सपोर्ट किया था। इनका मानना है कि स्टेट सब कुछ होता है और वह एवरीवन्स के बेटरमेंट के लिए ही बना हुआ है, और वह सबकी अच्छाई के बारे में ही सोचता है। एक ह्यूमन तभी परफेक्ट बन सकता है जब वह स्टेट के अंदर हो, स्टेट के बाहर वह एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसका बेटरमेंट नहीं हो सकता। इसलिए उसे राज्य के अंदर रहना चाहिए और राज्य को पूरा अधिकार है कि वह उसकी लाइफ में उसको परफेक्ट करने के लिए डिसीजन ले सके। और इन्होंने कहा कि स्टेट के सारे एक्शन सही होते हैं, इसीलिए इन्होंने पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लिबर्टी को सपोर्ट किया था।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है, द व्यू दैट द स्टेट इज एन एथिकल इंस्टीट्यूशन विच इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैन इज एट्रीब्यूटेड टू। यह देखें कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है, इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये किसके विचार हैं राज्य के बारे में? क्लासिकल लिबरल्स के, शास्त्रीय उदारता के, या गिल्ड सोशलिस्ट के, या आदर्शवादी के, या फिर यथार्थवाद के? ABCD में से बताइए कि राज्य के बारे में ये किसके विचार हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप बताइए। क्या ये शास्त्रीय उदारता के विचार हैं, या फिर गिल्ड समाजवादी के विचार हैं, या आदर्शवादी के विचार हैं, या फिर यथार्थवाद के विचार हैं? बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसका मानना था कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आइडियलिस्ट, हिंदी में जिन्हें हम आदर्शवादी कहते हैं, इन्होंने ही स्टेट को एक नैतिक संस्था माना है और इन्होंने स्टेट को कहा कि ये मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही हमें स्टेट को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये आदर्शवाद की मुख्य विचार राज्य के बारे में थे। अब आदर्शवादी कौन से थिंकर हैं? प्लेटो जी, वो खुद आदर्शवादी थे, और अरस्तु जी, ये दोनों ही थिंकर्स, और ऐसे कई थिंकर हैं जिन्होंने आदर्शवादी जो विचारधारा राज्य को लेकर थी उसका सपोर्ट किया था। प्लेटो को तो आप क्लियर ले सकते हैं कि उनका तो जो राज्य के बारे में विचार था वो पूर्ण रूप से आदर्शवादी था। उनके एक भी विचार ऐसा राज्य के बारे में नहीं है जिन्हें हम इजीली अगर स्टेट के ऊपर लागू करना चाहें तो वह बहुत मुश्किल है। उनके जो भी उनके न्याय के विचार रहे हों, या उनके जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और वाइफ्स के बारे में विचार थे, ये जो सारे उनके जो गार्जियन उन्होंने बना दिया, ये जो इनके जितने भी विचार थे राज्य के अंदर, ये सारे कहीं ना कहीं एक आदर्श रूपी में ही रह सकते हैं, एक आइडियल स्टेट। लेकिन एक रियल स्टेट इनके विचार से नहीं बन सकता। करेक्ट। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिए जो जुडिशल एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियोरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, जा करके आप चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देखिए, सारे क्वेश्चंस लगाइए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप जा करके सारे क्वेश्चंस लगाइए, अपना स्कोर कमेंट करिए, अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज़्यादा आप समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। अगर क्वेश्चंस करेक्ट होते जा रहे हैं इट मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपके क्वेश्चंस थोड़े बहुत कम ठीक हो रहे हैं इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। इसलिए आप लगातार क्वेश्चंस लगाया करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जाइए, वो सारे न्यू सिलेबस पर बेस्ड है, जा करके आप सारे क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। बगल में बेल आइकन है, आप उसे प्रेस कर लीजिए जिससे आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू।